Before watching this video, I recommend you to watch my first part video on this chapter. We are doing Kings, Farmers and Towns. तो हम Kings, Farmers and Towns चैप्टर देख रहे हैं. चैप्टर सेकंड है ये. तो मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर कराए थे. ओके, तो पहले उस वीडियो को देख लेना क्योंकि चैप्टर कनेक्टेड है. ओके, सो हाय गाइस, आई एम अंकित. यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा मौर्यन एम्पायर है वो किस तरह से एक्सिस्टेंस में आता है, यानी कि उसकी शुरुआत कैसे होती है. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट रूलर है अशोका के बारे में. नाउ अब यहाँ पर होता क्या है कि मैंने आपको ये सारे एम्पायर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये बताना मैं भूल गया था उस वीडियो में कि जो मौर्यन एम्पायर है वो एंड कैसे हो जाता है. तो आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मौर्यन एम्पायर है वो इस तरह से एंड हो जाता है कि जो अशोका है ना उसकी डेथ हो जाती है. तो जो अशोका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कोई इतना अच्छा खासा रूलर आता नहीं है जो कि इस एम्पायर को स्टेबल रख सकता है, उसको एक्सटेंड करता है, उसको बढ़ाता है. ऐसा कोई लीडर आता नहीं है, किंग नहीं आता. तो एक किंग, अच्छा किंग ना होने की वजह से जो मौर्यन एम्पायर है धीरे धीरे करके कम हो जाता है, एंड हो जाता है एक टाइम पे. ओके, नाउ अब यहाँ पर इंडिया में ऐसा ही नहीं है कि खाली मौर्यन एम्पायर है वही एक्सिस्टेंस में होगा, नहीं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे एम्पायर्स भी थे. ओके, तो हम उन्हीं एम्पायर्स के बारे में देखेंगे. तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें टॉपिक होगा न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. यानी कि यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो थे और किंगडम्स आ रहे थे, एम्पायर स्टैब्लिश हो रहे थे. ओके, खाली मौर्यन एम्पायर नहीं था बल्कि बहुत सारे एम्पायर थे, उनके बारे में हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन किंग्स, गुप्ता एम्पायर के बारे में देखेंगे. फिर ये देखेंगे कि जो किंग था ना उसकी मतलब लोग थे, जो लोग थे उनकी क्या थिंकिंग थी किंग के बारे में. ओके, तो जो लोग थे उनकी क्या थिंकिंग थी किंग के बारे में. उसके बाद देखेंगे कि कैसे किस तरह से वो नई नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. उसके बाद ये देखेंगे कि जो रूलर सोसाइटी थी वहाँ की, उसमें कुछ डिफरेंसेस भी थे. और फिर आखिरी में देखेंगे लैंड ग्रांट्स एंड रूल्स, यानी कि जो लैंड है उसको दान में देने के क्या क्या रूल्स थे उस समय सोसाइटी में. नाउ तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली टू सॉल्व 2 MCQs एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये मेरा स्टाइल है, हर वीडियो में होता है. ओके, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आप अच्छे से सुनेंगे लेक्चर को और आपको जो है एमसीक्यू करने का पता चलेगा किस तरह से करना है, किस तरह के एमसीक्यू आएंगे. ओके, तो 2 MCQs है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बट वो आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बिगिनिंग करते हैं. तो देखो, मौर्यन एम्पायर जैसे ही एंड हो जाता है उसके बाद होता क्या है, नए नए जो एम्पायर्स हैं वो स्टैब्लिश होते हैं इंडिया में. ओके, तो यहाँ पर होता क्या क्या है, तो नए नए जो एम्पायर्स होते हैं उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं, वो है चोलास, चेरास, पांड्यास, शाकास, सतावनास. तो ये क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं जो कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्टैब्लिश होते हैं, डेवलप होते हैं. आपकी स्क्रीन पर इमेज आ रही होगी, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है इंडिया के, वहाँ पर क्या थे, बहुत 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 सारे तरह तरह के क्या थे एम्पायर्स डेवलप हो रहे थे. ओके, तो ये हमारा हम किंगशिप देख रहे हैं, वहाँ के किंग के बारे में देख रहे हैं. ओके, किस तरह से वहाँ पर किंगडम था और किस तरह से नए नए टाइप के जो किंगडम वहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे थे. ऐसा नहीं है मौर्यन एम्पायर होगा. यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर के बारे में आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बुक में आपकी जो चैप्टर है उसमें बता रखा है मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बारे में ज़्यादा. नाउ अब यहाँ पर क्या थे, जितने भी जो ये किंगडम्स थे ना बहुत स्टेबल और प्रॉस्परस थे, यानी कि ऐसा नहीं कि बस अभी डेवलप हुए और कुछ समय बाद जो है वो एंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा स्टेबल थे और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे. अब यहाँ पर इनमें से क्या था कि जो रूलर्स थे ना, ये जो मतलब किंगडम थे, उनमें से जो सतावना और जो ये साका रूलर थे ना, साका रूलर्स, ये बहुत मतलब ऐसे रूलर थे ना जिन्होंने ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया अपने समय पे, यानी कि वो ट्रेड से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाया करते थे उस समय. ओके, तो अच्छा खासा ट्रेड इन्होंने हमारे इंडिया में शुरू किया था. उस समय ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था इनकी किंगडम के दौरान. ओके, नाउ अब हमें कहाँ से पता चलता है इन सब के बारे में, तो मैंने आपको जिस तरह से बता रखा है कि मोस्ट जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें पता लगता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू या फिर जो टेक्स्ट है. तो यहाँ पर हमें जो है टेक्स्ट मिले हैं, बहुत सारे तमिल टेक्स्ट मिले हैं, अदर टेक्स्ट मिले हैं, पोएम्स वगैरह मिली हैं. ओके, तो बहुत सारे ऐसे पोएट्स वगैरह थे जो क्या करते थे, इन सब के बारे में लिखा करते थे, इनकी अचीवमेंट वगैरह, जिससे हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चला है. ओके, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एम्पायर्स बताए, चोलास, चेरास, पांड्यास, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के पार्ट्स हैं उन पे ये उनका किंगडम स्टैब्लिश था, उनका राज्य था. ओके, अब यहाँ पर क्या है, इनमें से बहुत सारे जो किंग थे ना, मतलब कि इनमें से कुछ जो किंग थे जैसे कुशंस,
तो ये जो कुशन्स हैं, कुशन रूलर हैं। ओके, जिस तरह से मौर्यन एम्पायर है ना, किंगडम पूरा था, वैसे कुशन एक एम्पायर था। ओके, तो जो इंडिया के एक पार्ट पे वो भी रूल करता था एक समय। तो ये क्या था कि ये जो कुशन रूलर थे ना, इन्होंने अपने नाम के आगे कुछ टाइटल अडॉप्ट कर रखा था, टाइटल लगा रखा था। जैसे कि देखो यहाँ पर कुशन रूलर ने क्या किया था, इंस्पायर्ड फ्रॉम द चाइनीज रूलर्स हु कॉल देमसेल्फ सन ऑफ हेवन, कुशन रूलर अडॉप्टेड द टाइटल देवापुत्रा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो कुशन रूलर्स थे ना, मतलब उन्होंने इंस्पिरेशन ली, यानी कि जो चाइनीज रूलर थे ना, जिस तरह से जो चाइनीज रूलर थे उन्होंने टाइटल अडॉप्ट कर रखा था, अपने नाम के आगे टाइटल लगा रखा था। जैसे कि क्या था, सन ऑफ हेवन। ओके, सन ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के बेटे हैं वो। उस तरह से कुशन्स जो रूलर थे हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने भी अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा लिया, देवापुत्रा, सन ऑफ गॉड, यानी कि वो गॉड के जो है सन हैं। तो इस तरह से हमारे जो बहुत सारे किंग्स थे वो क्या करते थे, उनको डिवाइन किंग बोलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या कर रखे थे, टाइटल अडॉप्ट कर रखे थे। ओके, हम मतलब गॉड के पुत्र हैं इस तरह के, तो ये हमारे इनको डिवाइन किंग्स कहते हैं। तो क्वेश्चन रूलर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो डिवाइन किंग मेंशन करना मत भूलना। ओके, तो हमने बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से चोलास, चेरास, पांड्यास, तरह तरह के जो एम्पायर्स है वो स्टैब्लिश हो रहे हैं। साका, सतावना जो रूलर हैं वो कैसे पैसे कमा रहे हैं ट्रेड के थ्रू। उसके बाद हमने कुशन रूलर का देखा कि कुशन रूलर अपने नाम के आगे किस तरह से अपने आप को एक अच्छा दिखाने के लिए कैसे जो टाइटल अडॉप्ट कर रहे हैं, किससे इंस्पिरेशन लेकर, किसको देखा देखी कर रहे हैं, वो देखा देखी कर रहे हैं चाइनीज रूलर की। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो एक किंगडम डेवलप होता है इंडिया के अंदर, वो होता है गुप्ता एम्पायर। ओके, जिस तरह से मौर्यन एम्पायर था ना, वैसे यहाँ पर गुप्ता एम्पायर था। तो देखो अब इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। गुप्ता एम्पायर was फाउंडेड इन 320 CE एंड एंडेड इन 550 CE। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, क्योंकि एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ और कब एंड हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है फाउंड किया था गुप्ता एम्पायर को 320 CE में। नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपको मौर्यन एम्पायर जब मैं करा रहा था, मैंने वहां पर बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर, और यहाँ पर भी चंद्रगुप्त है। तो एक ही जो रूलर है वो दोनों एम्पायर को थोड़ा ना सेटअप करेगा। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है और ये जो चंद्रगुप्त एक है, दोनों अलग अलग हैं। ओके, ब्रदर भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो मौर्यन एम्पायर वाले हैं, ये अलग हैं। ओके, नाम भले ही सेम हो गया लेकिन दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर, और इन्होंने फाउंड किया था गुप्ता एम्पायर 320 CE में। अब जो गुप्ता एम्पायर है ना, मतलब ये जो गुप्ता एम्पायर था हमारा, इसको गोल्डन एज कहा जाता है हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि जब इनका रूल चल रहा था ना, तो हमारी जो साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, मैथ्स, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है, ये वही समय था, गुप्ता रूल का समय था, जब आर्यभट्ट ने क्या किया था, इंडिया के आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी हमारी बहुत सारी चीज़ों में। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है रूलर्स जो है लिख रखे हैं गुप्ता एम्पायर के, जो कि हैं समुद्रगुप्ता है, रमागुप्ता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त सेकंड है। ओके, तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त 1 और 2 में बहुत डिफरेंस है। नाउ अब ये गुप्ता एम्पायर इतना प्रॉस्परस होता है, स्टेबल होता है, तो किस तरह से ये जो गुप्ता एम्पायर है वो एंड हो जाता है। तो गुप्ता एम्पायर का एंड होता है, एक जो यूनिक ट्राइब होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो क्या कर देते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो गुप्ता एम्पायर है उसका एंड हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कुछ और चीजें जानते हैं गुप्ता रूलर के बारे में। ओके, तो ये गुप्ता रूलर क्या थे ना, समंत लोगों पे डिपेंड थे। समंत कौन होते हैं? समंत कोई भी आपका गांव वगैरह में कोई बिग लैंडलॉर्ड वगैरह होगा तो उस पर डिपेंड होते हैं मिलिट्री सर्विसेज के लिए, क्योंकि वहां पर क्या था उस समय, जो ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना, बड़े बड़े जो पैसे वाले जमींदार वगैरह थे, उनके पास बहुत ज्यादा लैंड वगैरह होता था, और साथ में बहुत ज्यादा उनके पास मिलिट्री होती थी। तो जब किंग को जरूरत पड़ती थी मिलिट्री की, तो उसके पास तो किंग के पास मिलिट्री होती थी, बट होता क्या था, इतनी ज्यादा जब कई बार उनको अटैक करना पड़ता था किंगडम पे, तो मिलिट्री की कमी होती थी, तो उनको डिपेंड रहना पड़ता था समंत लोगों के ऊपर कि उनकी जो मिलिट्री है, उनके जो आर्मी वगैरह सोल्जर्स है वो उनको मिल जाएं। ओके, तो कभी कभार क्या होता था ना, इनकी जो समंत लोगों की जो मिलिट्री इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाया करती थी, तो वो क्या करते थे, कोई भी जो गुप्ता रूलर है ना, उसको ही जो है उसके किंगडम को एनेक्स कर लिया करते थे, अपनी मिलिट्री की हेल्प से उस पर कब्जा कर लिया करते थे।
ओके, तो ये सारा जो है किस तरह से बता रखा है कि किस तरह से जो गुप्ता रूलर्स है वो क्या थे, सामंत लोगों पे मिलिट्री सर्विसेज के लिए डिपेंड थे, और किस तरह से कभी कभार जो सामंत लोग थे इतने ज्यादा पावरफुल बन जाया करते थे कि वो किंग को ही जो है हटा दिया करते थे, उन्हीं पे अपनी मिलिट्री की हेल्प से कब्जा कर लिया करते थे, अटैक कर दिया करते थे। अच्छा, तो ये जो गुप्ता रूलर्स हैं हमें इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? ओके, तो बहुत सारी हमारी बुक्स हैं, लिटरेचर्स मिली है हमें हिस्टोरियंस को, कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिली है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो इंस्क्रिप्शन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। उससे काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है गुप्ता रूलर के बारे में। नाउ वो है प्रज्ञा प्रशस्ति। तो जो प्रज्ञा प्रशस्ति है ना बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है गुप्ता एम्पायर की। अब देखो इसको किसने कंपोज किया था, किसने छापा था, इस इंस्क्रिप्शन को लिखा था, वो था हरिसेना। तो हरिसेना कौन थी? ये हरिसेना मतलब क्या था? ये एक सिंपल कोई एक इंसान था, कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्ता का। ओके, दरबारी पोएट, जो अपने दरबार में कोई पोएट को रखते थे उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट को लिखता था वो। तो हरिसेना ने कंपोज की थी, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। वो पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क्स में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस। इंस्क्रिप्शन तो काफ़ी मिलती हैं, तो इसको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है गुप्ता रूलर के बारे में, कि जो गुप्ता रूलर थे वो किस तरह के थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता का एक गुप्ता जो किंग एम्पायर है उसका जो एक रूलर था समुद्रगुप्ता, उसके बारे में तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है इस इंस्क्रिप्शन से। क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में मेन चीज़ तो यही लिखी है कि किस तरह से समुद्रगुप्ता ने बहुत सारे नए नए किंगडम्स को एनेक्स किया था, उन पे कब्जा किया था। ओके, उनकी जो अचीवमेंट है समुद्रगुप्ता की वही इसमें लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर हम किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी पढ़ना होगा ना कि जो वहाँ के लोग थे क्या वो उस राजा से खुश थे कि नहीं खुश थे, यानी कि जो लोग थे उनकी थिंकिंग क्या थी किंग के बारे में। तो यहाँ पर एक स्टोरी का नाम आपको बता रखा है कि एक स्टोरी है, इसका नाम गंडा टिंडू जटाका है। कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, थोड़ी अजीब से, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ हमें डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स भी पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि एक स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है। ओके, तो इस स्टोरी ने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बता रखा है कि किस तरह से लोगों की थिंकिंग थी, लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे वो। तो यहाँ पर ये इस मैं पूरी आपको स्टोरी समझाता हूँ स्टोरी में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी ये है कि जो किंग था वो क्या करते थे, किंग को अपने जो फेस है मतलब उसको वेशभूषा टाइप की उसको बदल कर वो रात को जो है जाते थे नगर वगैरह में, टाउन्स वगैरह में, वहाँ पर वो जो लोगों की कन्वर्सेशन है उनको सुनते थे। वहाँ पर उनको ये पता चलता था कि जो लोग हैं उनके बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं। तो किंग को ये पता चला कि जो लोग हैं वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है मतलब लोगों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज टैक्स। जो वहाँ के किंग है वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन्हें खाना भी नहीं रहता खाने के लिए। और कुछ लोगों ने तो टैक्स ना देने की वजह से और टैक्स ज़्यादा की वजह से उस अपने विलेज को लेफ्ट भी कर दिया, अपने विलेज को छोड़कर जंगल में चले गए फॉरेस्ट में रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है किस तरह से लोगों की थिंकिंग के बारे में। ओके, तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोरी का नाम और स्टोरी क्या बताती है। यहाँ पर मेन तो ये है कि जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, उससे लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। ओके, तो ये सारी हमें पता चली लोगों की थिंकिंग अबाउट द किंग। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो टैक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा थे उस समय। देखो हमारे समय तो अब क्या है कि जीएसटी है भाई, वो अमीर और गरीब हर किसी पे एक ही समान लगेगा, एक तरीके का लगेगा। लेकिन उस समय ये था ना कि जो एक्यूपेशन है, कि आर्टिशन है, मर्चेंट है, किसान है, हर तरह के जो लोग थे ना उनको डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीके का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो कोई मतलब वो होगा किसान होगा उसका जो है टैक्स अलग होगा, या फिर कोई मर्चेंट होगा व्यापारी होगा उसका टैक्स अलग होगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी टैक्स बहुत डिफरेंस था और बहुत ज़्यादा वो टैक्स लेते थे। तो यहाँ पर क्या था कि अब क्या थे कि जो ये लोग थे ना फार्मर्स वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, उनको बहुत ह्यूज टैक्स देना पड़ता था उस समय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ता है तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और उस समय टैक्स मनी में नहीं दिया जाता था, प्रोडक्शन में दिया जाता था। फॉर एग्जांपल ये है आपका लैंड और इसमें इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी, ऐसा टैक्स देनी पड़ेगी। तो उनके पास काफ़ी कम बचता था। कई बार जो है बारिश वगैरह हो गई तो इतना और ख़राब हो गया, इनके पास बहुत कम बचता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नया फेज स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर का। जो फार्मर्स है उन्होंने क्या सोचा कि अब टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ रहा है तो हमारे लिए तो बहुत कम बचता है, अब क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें और जिसकी वजह से हम टैक्स भी दे सकें और हमारे लिए भी क्या हो, काफ़ी कुछ बचे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हम देख लेते हैं प्रोडक्शन की। नाउ अब क्या था, इन्होंने फ्लो का यूज़ करना शुरू कर दिया था। पहले फ्लो का यूज़ नहीं करते थे तो फ्लो का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ट्रांसप्लांटेशन एक टेक्निक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मे भी साइंस से पढ़ी होगी। तो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसकी तरफ उन्होंने टर्न कर दिया अपना
नए नए तरह के जो वैल्स थे, कैनाल्स थे, टैंक्स वगैरह थे, इनको उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। किसके लिए? इरिगेशन के लिए, ताकि वहां पर इरिगेशन हो सके। और ये सारी जो वैल्स, कुएं वगैरह कंस्ट्रक्ट होते थे, बनाए जाते थे उन जगह पर जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती थी, क्योंकि जहां पर रेनफॉल कम होगी वहां पर तो पानी की जरूरत पड़ेगी, बारिश तो होगी नहीं ना, तो उस पर डिपेंड। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाने से काफ़ी कुछ जो है हमारे चेंजेस आए प्रोडक्ट उसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर क्या थे, जो फार्मर्स थे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो खुश रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, किस तरह से यहाँ पर वो टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं। एक स्टोरी है जिससे पता चलता है किंग के बारे में, वो लोगों की थिंकिंग क्या थी किंग के बारे में, राजा के बारे में। उसकी वजह से उन्होंने जो है टैक्स को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा, किंग मतलब ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी फार्मर्स ने, नई नई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो सारे हम चेंजेस देख रहे हैं कि फार्मर के बारे में देख रहे हैं, नए नए किंगडम के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए जो किंगडम्स वगैरह हैं वो सेटअप हो रहे हैं इंडिया के अंदर। ओके, नाउ अब वहाँ पर जो रूरल सोसाइटी थी ना, गाँव की सोसाइटी थी, वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो क्या क्या डिफरेंसेस थे? तो जो पीपल थे ना, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था उस समय। तो एक तो था लैंड ऑनर्स, वेलालर बोलते थे, फ्लोमैन थे, नॉर्मल फार्मर्स होंगे, मिडल मैन होंगे, मिडल जो फार्मर्स होते हैं उझावर बोलते थे, और स्लेव्स अधिमई। तो यहाँ पर कोई भी सोसाइटी होगी, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर किया था अपनी वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सोसाइटी में भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जिसको हमने आर्टिफैक्ट्स वगैरह के बेसिस पे पता लगाया कि यहाँ पर किस तरह के डिफरेंसेस थे, और ब्यूरियल्स के बेसिस पे हमने पता लगाया। तो हर सोसाइटी में डिफरेंसेस होंगे, यानी कि यहाँ पर पुअर और मिडल, मतलब पुअर और रिच दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करेंगे। डिवीजन होगा सोसाइटी में पैसों के बेसिस पे। तो वहाँ पर भी ये डिवीजन था कि पहले बहुत रिच फार्मर जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, दूसरा एक ऐसा फार्मर जिस पे थोड़ी बहुत ज़मीन होगी कि अपना गुजारा कर सकें, और एक लोकल लेवल के, लो लेवल के स्लेव्स। तो डिफरेंसेस थे रूरल सोसाइटी में, हर तरह के पीपल एग्जिस्ट करते थे। अब न्यू टॉपिक है लैंड ग्रांट्स। अब ये देख लेते हैं लैंड ग्रांट्स जो है क्या है। देखो, पहले वहां पर क्या था कि लैंड ग्रांट्स मींस टू गिव द लैंड इन गिफ्ट, यानी कि लैंड ग्रांट्स का मतलब होता है कि जो लैंड है उसको गिफ्ट में देना। ओके, तो ये पहले से चला आ रहा था कि अगर किसी राजा वगैरह है, उसकी शादी, मतलब किसी उसकी बेटी वगैरह या फिर डॉटर वगैरह फिर सन की शादी हो रही है, तो वो क्या करते थे, लैंड को गिफ्ट में दिया करते थे। ओके, ब्राह्मण जो भी उसकी उनकी शादी वगैरह करवा रहे हैं उनको गिफ्ट में देते थे। लेकिन वहां पर एक रूल था। ओके, वहां पर एक रूल था कि कोई भी जो लैंड है उसको नहीं दिया जाएगा गिफ्ट में कैसे भी, या गिफ्ट में वो कैसे भी हो। रिमेंबर दिस पॉइंट टू वुमेन, आपने सुना भी होगा। तो यहाँ सारी चीजें थी कि जो लैंड ग्रांट था वो किंग देते थे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू गिव लैंड इन ग्रांट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वेरियस किंग गिफ्टेड लैंड और इवन फुल विलेज टू ब्राह्मण इन देयर सन और डॉटर मैरिज और सम स्पेशल ओकेजन्स। ये नोट्स मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो अगर आप इसको मेरे लेक्चर को सुनने के साथ साथ इनको ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या था कि जो किंग थे वो क्या करते थे, जो भी मतलब लैंड वगैरह है ना उसको गिफ्ट करते थे कोई भी मतलब ब्राह्मण को, क्योंकि कोई ब्राह्मण वगैरह उसने उनकी डॉटर या फिर सन की शादी करवाई है तो वहाँ पर उनको गिफ्ट में मिलते थे। बट द फीमेल वर नॉट अलाउड टू गेट लैंड। ओके, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। वन एग्जाम्पल विल क्लियर दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पर क्या है कि देखो, मैंने आपको इतना तो बता दिया कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू गेट लैंड, लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत कुछ कह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड, यानी कि ये जो लॉ बना रखा है उन्होंने, एक रूल, लॉ ही तो है कि वुमेन को अलाउ नहीं करेंगे लैंड के लिए, लेकिन ये जो एक लॉ था ना, एक जो रूल था, इसको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। यानी कि ये जो लॉ था ये कुछ लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए नहीं था। अगर यहाँ पर कोई कंडीशन है वहां पर वुमेन को लैंड देना, तो वहां पर वो दे रहे हैं। ओके, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे मैंने जो आपको बताया वो क्लियर हो जाएगा। ना देखो यहाँ पर क्या है, जिस तरह से याद करो, मैंने आपको बताया था गुप्ता एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, फिर से बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त अलग है, सेकंड और फर्स्ट। ओके, तो यहाँ तो चंद्रगुप्त सेकंड थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर हैं ये। तो इनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। तो जो प्रभावती गुप्ता थी ना, उनको लैंड दिया गया था गिफ्ट में। ओके, गिफ्ट में लैंड दिया गया था। उनका एक सन भी था, कुमार गुप्ता। ओके, यानी कि अगर उनको गिफ्ट में देना है फिर कुछ भी करना है तो वो कुमार गुप्ता को भी दे सकते थे, अपने सन को भी दे सकते थे, कोई उनके पास कोई एक वजह नहीं थी देने की। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को प्रभावती गुप्ता को गिफ्ट में लैंड दिया, जिससे पता लगता है कि जो उन्होंने लॉ बना रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, वो खाली और लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, यूनिवर्सली, यानी कि हर जगह फॉलो नहीं किए जाते। ये क्वेश्चन ही काफी बार आता है कि लैंड ग्रांट्स वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये जो प्रभावती गुप्ता है, पक्का आपको ये वर्ड तो मेंशन करना ही होगा, और चंद्रगुप्त सेकंड।
जो भी आप लैंड ग्रांट्स के बारे में बताओगे तो आपको ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा, एग्जांपल देना पड़ेगा कि जो प्रभावती गुप्ता थी उनको तो लैंड मिला था, जिससे पता लगता है कि जो मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लैंड को लेकर के वो हर जगह फॉलो नहीं हो रहे। ओके, वहां पर तो दिया जा रहा है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर, 2 क्विज हैं। ओके, अब मजा आएंगे मुझे देखने में आपको कितना कुछ आंसर आते कि नहीं। इसके जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप आंसर मत देखना, पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके बाद क्रॉस चेक करना है कि आपके सही है या गलत है। ओके, आप कमेंट में करोगे तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा कि आपके सही है या गलत है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हु गॉट एक्सेस टू लैंड। ये तो मैंने आपको अभी बताया है कि कौन कौन थी चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर जिनको लैंड मिला था। ओके, द्रौपदी थी, प्रभावती गुप्ता थी, गजालक्ष्मी थी, नन ऑफ द अबव। ओके, एक ऑप्शन है आपका करेक्ट। नाउ सेकंड है कि गुप्ता रूल कब बिगिन हुआ था। मैंने आपको बताया था डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं उस चीज की, ये चीज कब सेटअप हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे डांडी वगैरह मार्च, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो छोटी मोटी डेट होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो गुप्ता रूल था वो कब बिगिन हुआ था आपको बताना है। 320 है, 220 है, 185, 100 CE। यहाँ पर मैं एंड का नहीं पूछ रहा, बिगन की पूछ रहा हूँ, कब शुरुआत हुई थी। ओके, Given that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.